नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कई सियासी संभावनाओं को भी देखा जाने लगा था, लेकिन तीसरे दिन जेडीयू ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। साथ ही इस पूरे सियासी प्रकरण में साजिश की आशंका भी जाहिर की। बिहार में अफवाहों की सियासत, कौन कर रहा है सियासी शरारत? नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, बिहार में बीजेपी का सीएम होगा। ऐसी अटकलें पिछले 2 दिनों से सियासी गलियारों में घूम रही थी, लेकिन शुक्रवार को इस सियासी नाटक का जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पटाक्षेप कर दिया। संजय झा ने ट्वीट कर साफ साफ लिखा है कि मैं इस अफवाह को साजिश देख रहा हूं कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाने पर विचार कर रहे हैं। ये शरारतपूर्ण और सच्चाई से परे है। नीतीश कुमार को बिहार की सेवा का जनादेश मिला है और वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वो कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा थे और लोगों ने इस गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया। लोगों की सेवा और बिहार को बदलने की उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें जैसे ही परवान चढ़ने लगी, जेडीयू और बीजेपी दोनों ने विरोधियों की बुनी हुई साजिश को सिरे से खारिज कर दिया। तब तो बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने फिलहाल 5 साल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहकर जनता की सेवा के लिए जनादेश दिया है। कहीं नहीं जाने वाले हैं नीतीश कुमार जी। इतना अलग अलग क्षेत्रों में कितना बड़ा परिवर्तन लाया, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता इसको महसूस करती है, इसलिए इस तरह का कोई कयास लगाना उचित नहीं है और इसका कोई सिर पैर भी नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं, ऐसी चर्चा पिछले 2 दिनों से तैर रही थी, लेकिन तीसरे दिन जेडीयू ने खबरों का खंडन कर पूरी तस्वीर साफ कर दी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और कल का दिन पड़ोसी देश नेपाल के लिए भी बेहद अहम है। भारत की मदद से नेपाल में फिर से ट्रेन की छुक छुक की आवाज सुनाई देगी। 7 साल बाद भारत नेपाल रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। शनिवार का दिन भारत नेपाल की दोस्ती में एक अहम दिन साबित होने जा रहा है। 7 साल के इंतजार के बाद दोनों देशों के बीच रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। भारत नेपाल के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा इस ट्रेन सेवा की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। जयनगर जनकपुर के बीच जो रेल सेवा शुरू होने वाली है, उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अभी मैं यहाँ जो जयनगर के बाद जो नेपाल का जो पहला रेलवे स्टेशन है, ये इनरवा स्टेशन है, वहाँ पर हूँ मैं अभी। और यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो इस रूट पर जो ट्रेन चलेंगी, ये उसकी अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ ये जो इंजन की जो ये सामने जो ये आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं, ये इंजन जो है जो इस ट्रेन का, उसकी ये तस्वीरें हैं। और ये अंदर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर ये इसकी जो बॉगी है, अंदर जो ये बैठने के लिए जो यहाँ जो इंतजाम है, ये ट्रेन के अंदर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयनगर से अब नेपाल का सफर आसान हो गया है। जयनगर कुर्था के बीच पहला स्टेशन इनरवा है। इनरवा के बाद खजूरी, फिर महिनाथपुर, उसके बाद बैदेही, बैदेही के बाद परवाहा और परवाहा के बाद जनकपुर स्टेशन है। जनकपुर के बाद कुर्था आखिरी स्टेशन है। जयनगर को छोड़कर सभी स्टेशन नेपाली क्षेत्र में हैं। इंडो नेपाल का ये ट्रेन तमाम सुख सुविधाओं से लैस है। और बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों वहां दिल्ली से ऑनलाइन इस जो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। तैयारियां यहाँ जोर शोर से चल रही हैं, तो फिर इस इलाके में लोगों का जनकपुर और जयनगर की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी
और यहाँ जो चाहे धार्मिक रूप से हो या व्यापारिक रूप से या कला संस्कृति, हर क्षेत्र में यहाँ काफ़ी इसका फायदा पहुँचेगा। लोग इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने लगा है। जी हां, पटना के राजीव नगर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को तोड़ दिया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस जमीन पर बिहार पुलिस के वायरलेस विभाग का डाटा सेंटर अब बनाया जाएगा। पिछले दिनों बिहार सरकार ने यह घोषणा की थी कि बिहार में जितने भी अतिक्रमण वाले स्थान हैं उनको साफ कराया जाएगा और जो सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा है उसको हटाया जाएगा। और बड़े जोर शोर से इस अभियान को सरकार ने मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना की तस्वीर है। राजीव नगर इलाके में हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर मकान बनाया गया था और देखिए यहाँ पर बुलडोजर की मदद से पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से। और बेसिकली यहाँ पर वायरलेस विभाग जो है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो वायरलेस डिपार्टमेंट है उसका डेटा सेंटर का हेडक्वार्टर बनना है इस ज़मीन पर और इसलिए इस ज़मीन को खाली कराया गया है। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी संख्या में फोर्स की भी तैनाती आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो स्पेशल फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग थे यहाँ पर और बिल्कुल तस्वीरों में देखिए जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो नज़र आ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की यहाँ पर तैनाती की गई है और जिन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ था उनको ध्वस्त करने के बाद उनके सामान को बाहर निकाल दिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है राजधानी पटना में। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है और एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर आप सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं तो आप उसे अविलंब हटा लें। चूँकि ये जो कार्रवाई की गई है इसमें बाकायदा जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन को अनधिकृत तौर पर कब्जा कर लिया था उनको नोटिस भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद नोटिस का असर नहीं हो रहा था। इसके बाद एक कड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से सरकार के निर्देश पर। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगर आप पटना में रहते हैं तो कुछ दिनों तक आपको लोकल बस या फिर ऑटो मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, क्योंकि जिला प्रशासन ने आज से डीजल से चलने वाली बसें या फिर ऑटो को बंद कर दिया है। ये फैसला क्यों लिया गया, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में प्रदूषण को देखते हुए 1 अप्रैल से डीजल बस और ऑटो का परिचालन बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद एक साथ लगभग 250 बस और 12,000 ऑटो शहर से बाहर हो जाएंगे। आज से पटना के सड़कों पर डीजल से चलने वाले ऑटो और जो बसें हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है और अगर कोई गाड़ियाँ चलती हैं तो उस पर जबरदस्त फाइन भी लगेगा। जी हाँ, इसे लेकर के आपको बता दें कि पूरे पटना में लगभग 12,000 जो ऑटो जो हैं वो डीजल से चल रही हैं और लगभग 250 के लगभग बसें जो हैं वो डीजल से चलती हैं। नए नियम के बाद भी पटना की सड़कों पर डीजल बस और ऑटो फर्राटा भरते दिखे। जब चालकों से नए नियम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने रोजी रोटी के संकट का सवाल उठा दिया। हम लोग के तो बेरोजगारी हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वही लूटमार करेगा तो क्या करेगा, लाख लोग नहीं करेगा। हम लोग को खा ले दीजिए, गाड़ी घोड़ा बंद हो जाएगा तो हम लोग हाथ गोड़ मेरा बंद हो जाएगा। दरअसल इन गाड़ियों को बंद करने का मकसद सिर्फ एक है, वो है राजधानी में प्रदूषण के लेवल को कम करना। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और हाजीपुर में सड़क जाम कर रहे ई रिक्शा चालकों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और उन्हें यहां से खदेड़ दिया गया, जिस दौरान जमकर अफरा तफरी का माहौल सड़कों पर देखने को मिला। ई रिक्शा चालकों ने शहर के राजेंद्र चौक को जाम किया हुआ था। जब 2 घंटे बाद भी जाम को नहीं हटाया जा सका तब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक ई रिक्शा ड्राइवर की पिटाई की थी, जिसके बाद ये ई रिक्शा चालक आक्रोशित थे। इन लोगों ने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया, टायर जलाकर विरोध जाहिर करा जा रहा था और उसके बाद पुलिस को इन पर लाठीचार्ज करनी पड़ी। बांका के गांव में गुंडे ने कोहराम मचा रखा है। कभी पिस्टल लेकर धौंस जमाने लगता है तो कभी ग्रामीणों को सरेआम धमकी देने लगता है। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
हाथ में तमंचा और जवान से गालियों की बौछार, कभी पिस्टल चमका रहा है तो कभी ग्रामीणों को डरा धमका रहा है। अमरपुर की सड़क पर कोहराम मचाने वाले इस सिरफिरे का नाम है पप्पू यादव। ये वही पप्पू यादव है जो इन दिनों अमरपुर के गांव-गांव में आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। ये सिरफिरा कभी पिस्टल लेकर गांव-गांव और गली-गली में घूमने लगता है तो कभी रंगदारी की रकम वसूलने के लिए भोले भाले ग्रामीणों के बीच दहशत फैलाने लगता है। ये पप्पू यादव जब पिस्टल लेकर गांव की गलियों से गुजरता है तो सब के सब डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और उसकी गुंडागर्दी के सामने सिर झुकाने लगते हैं। ये दबंग इसी का फायदा उठाता है और गांव-गांव में पिस्टल के बल पर धौंस जमाने लगता है। कुछ दिन पहले जब वो सातपुर गांव में रौब झाड़ने लगा तो किसी ने उसका वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद किया और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसी वीडियो ने एक बार फिर पप्पू यादव के खूंखार चेहरे से पर्दा उठा दिया। बांका के गांवों में दहशत फैलाने वाला ये गुंडा अब भी छुट्टा घूम रहा है और उसके डर से भोले भाले ग्रामीण अपने घरों में छिप रहे हैं। लेकिन बांका पुलिस आतंक के खौफनाक चेहरे को दबोचने में नाकाम साबित हो रही है। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, बांका। भोजपुर पुलिस ने वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपियों में 3 CIAT के जवान हैं। पुलिस के मुताबिक इन्हीं 4 लोगों ने 28 मार्च को रोहित सिंह की हत्या कर दी थी। SSP ने बताया कि मारपीट के बाद रोहित सिंह की हत्या की गई। 3 CIAT के जवान पर आरोप लगाया था और हम लोगों ने परिवार ने चूंकि अज्ञात पर आरोप लगाया था कि 3 अज्ञात हैं, लेकिन हम लोगों ने उन तीनों का हम लोगों ने पता किया कि वो 3 कौन है। पता करने के पश्चात पूछताछ के पश्चात उन लोगों ने भी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके पश्चात इन सब लोगों को तीनों को और जेल आज भेजा गया। 4 ही लोग नेम थे सर? 3 अज्ञात थे और एक नेम था, तो नेम जो है वो न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। क्या नाम है? 3 जो सिपाही थे उनको जेल में। क्या नाम है रसोइये का? सद्दाम करके नाम है। और अब बात एक बड़े फर्जीवाड़े की। जी हां, पटना के आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में 1 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा नियमों को ताक पर रखकर कंप्यूटर और आलमीरा जैसे सामानों की खरीद में किया गया। ऑडिट में फर्जीवाड़ा सामने आने पर प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ने कई सवाल खड़े किए हैं। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय जो बिहार के सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को कंट्रोल करता है, उस विश्वविद्यालय में 2017 से 2021 के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा कुछ इस तरह हुआ। 62.5 लाख के 100 कंप्यूटर की खरीदी में धांधली हुई। 70,80,000 के अलमीरा खरीद में भी धांधली हुई। नियम के मुताबिक खरीदारी GEM पोर्टल के जरिए होनी थी। 3 कंपनियों को टेंडर में शामिल किया गया। जांच में तीनों कंपनी एक ही फॉर्म की पाई गई। राष्ट्रीय अखबारों में टेंडर की विज्ञप्ति भी नहीं दी गई। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने में भी नियम की अनदेखी हुई। जो किया है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने, उसके मुताबिक कई गंभीर सवाल यहाँ पे खड़े किए गए हैं और उसके अनुसार ये उन्होंने बताया है कि बिना टेंडर के डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो 62 लाख से ज़्यादा रुपए की खरीद हुई। और इसमें सबसे गंभीर बात उन्होंने ये लगाई कि पूरी की पूरी जो नियमावली है उसको ताक पे रखकर ये खरीदारी की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि 30 लाख से अधिक का जो भी अगर खरीदारी करनी है वो GEM पोर्टल के द्वारा खरीदारी की जाएगी, लेकिन उस नियमों का पालन नहीं किया गया। फर्जीवाड़े को लेकर जब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं मामला सामने आने पर समाज सेवी सतीश कुमार ने राज्यपाल, VC और CM को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। वित्तीय नियम है 131H, जिसमें से राष्ट्रीय अखबार और क्षेत्रीय अखबार में देना है। इन्होंने राष्ट्रीय अखबार का में नहीं दिया है। पहला नियम का वायलेशन ये हुआ। दूसरा अधिसूचना है GEM पोर्टल के लिए 19/5/17 का
और 27/11/17 का यह दोनों जो अधिसूचना है उसका भी वायलेशन हुआ है। पिछले कुछ महीनों में कई विश्वविद्यालयों में धांधली की खबर सामने आई है। एक बार फिर ऑडिट में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में 1 करोड़ से ज्यादा की खरीद पर अनियमितता का आरोप लगा है। देखने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय इस मामले पर क्या जवाब देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन सारे नियमों की अनदेखी करते हुए, उसका पालन नहीं करते हुए इतने बड़े करोड़ों रुपए की जो खरीदारी की गई, आखिर किसको फायदा पहुंचाया गया और इसमें नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया, नियमों के ताक पर रख करके तमाम खरीदारी क्यों हुई। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के छात्रों से संवाद किया। इस संवाद के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा के डर को दूर भगाने का गुरु मंत्र दिया। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों को अपने सपने ना थोपने का बड़ा संदेश भी दिया। आने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बात की। इस चर्चा में पीएम मोदी ने छात्रों के मन की बात सुनी और उन्हें परीक्षा के तनाव को खत्म करने के मंत्र दिए। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। यहाँ पीएम मोदी ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों को बताया कि कैसे परीक्षा से डरने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। कि आप कभी एग्जाम को ये चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो और तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, अरे मैं इतना सीख कर गया हूं, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा को सहजता से लेने की सीख दी। साथ ही जीवन में खेल के महत्व को समझाया और कहा कि बिना खेले खिलना संभव नहीं है। खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है, बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। पीएम मोदी और छात्रों के बीच हुए संवाद के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई पर भी चर्चा हुई। इसमें सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत को लेकर भी सवाल उठे, जिसका उत्तर पीएम मोदी ने दिया। दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, इनर लाइन होंगे। जितना अंदर जाएंगे आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे संकट आपके लिए कठिनाई पैदा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी ने अभिभावकों और शिक्षकों से अपने सपने बच्चों पर न थोपने की अपील की। साथ ही बच्चों की अपेक्षा और आकांक्षाओं को समझने के लिए भी कहा। सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के अनुसार अपने बच्चों पर बोझ बढ़ जाए, इससे बचने का प्रयास करें। बता दें, बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों का तनाव दूर करने के लिए साल 2018 से पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस साल शुक्रवार को पीएम मोदी ने 5वीं बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्र छात्राओं से संवाद किया और परीक्षा को लेकर उठ रही आशंकाओं को दूर करके उनका हौसला बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।